नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राष्ट्र और राष्ट्रवाद का मसला आते ही टीवी की बहसों में जान आ जाती है। एंकरों की भाषा जनरलों से भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। ऑफिस में बॉस और सड़क पर ट्रैफिक से जूझते हुए घर पहुंचने के बाद आपको भी टीवी पर कुछ तो गर्मा गर्म चाहिए। कुछ चाहिए कि ये तलब शिक्षा या चिकित्सा जैसे विषयों की चर्चा से कहां पूरी होगी। एक सर के बदले 50 सिर का नारा सुनते ही आप में जान आ जाती होगी। पत्रकारों में भी भय समा गया है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, फिर भी वो ट्वीट कर अपने राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करने लगते हैं, जबकि उन्हीं चैनलों पर दिन भर कई ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं जिनका संबंध राष्ट्र निर्माण से कितना है आप बेहतर समझते हैं। पत्रकारिता से निराश होते दर्शकों के बीच सेना, सीमा और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मौका देता है अपनी साख का लाइसेंस नया करने का। इसलिए हम एंकर जोर जोर से राष्ट्र के प्रहरी बन जाते हैं। बात की जगह बारूद की मांग है। एक सर के बदले 50 सर का ऐलान है। कब तक सहेगा हिंदुस्तान जैसे जुमले देखकर संपादक की शर्मिंदगी समझ आती है। वो भूल गया होगा बेचारा कि सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसे कितना गर्व हुआ था। हम पत्रकारों को सही में किसी दवा की जरूरत है। शायद बाबा रामदेव के अत्याधुनिक लैब में इसकी कोई दवा निकल आए। आज भारत के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक ने पाकिस्तान के मिलिट्री महानिदेशक से हॉटलाइन पर बात की। इस बातचीत के बाद जो प्रेस रिलीज दी गई है उसकी भाषा में टीवी चैनलों की बारूदी भाषा की तरह नहीं दिखता है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि भारत की सेना के डीजीएमओ ने कृष्णा घाटी सेक्टर में 1 मई को हुई घटना पर गंभीर चिंता जाहिर की है। यह सबसे कड़ा शब्द है, गंभीर चिंता। इसी जगह पर नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में पाकिस्तान की टुकड़ी ने घुसकर भारतीय गश्ती दल पर हमला किया और 2 जवानों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने पीछे से पूरा सपोर्ट दिया। भारतीय सेना के डीजीएमओ ने नियंत्रण रेखा के करीब पाकिस्तान की बैट ट्रेनिंग शिविरों की मौजूदगी पर भी चिंता जताई है। यह दूसरा लेवल है, गंभीर चिंता के बाद चिंता। डीजीएमओ ने यह भी जता दिया कि ऐसी अमानवीय कार्रवाई किसी भी शालीनता सभ्यता के पार है और यह कड़ी निंदा और माकूल जवाब के लायक है। जिन्हें इस मसले से निपटना है उनकी भाषा में गंभीर चिंता चिंता है। जिन्हें इस मसले से नहीं निपटना है उन एंकरों और चैनलों की भाषा देखिए। क्या आपको अपनी सरकार में वाकई भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करेगी? क्या सरकारों को अब टीवी चैनलों के बनाए बदहवास और पागल जनपद के जनमत के अनुसार चलना चाहिए? पाकिस्तान ने जो किया है उसका ना तो बचाव किया जा सकता है ना चुप रहना चाहिए। भारत पाकिस्तान संबंधों में ऐसे पड़ाव हर महीने 2 महीने बाद आ जाते हैं जहां पहुंचकर कई बार समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए और क्या हो सकता है। यही वजह है कि हम एंकर बड़बड़ाने लगते हैं। टीवी तो बन जाता है और हमारी राजनीति भी टीवी की जुबान में बात करने लगती है। टीवी आपके नेताओं को ही नहीं लड़वा रहा, आपको भी वैसा ही बना रहा है। ऐसी हरकतें तो युद्ध में भी नहीं हुआ करती और निश्चित रूप से शांति में तो कभी नहीं होती। फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर होगा तभी तो फुल टाइम स्ट्रैटेजी होगी। पार्ट टाइम स्ट्रैटेजी की पार्ट टाइम स्टेटमेंट्स। Government must give free hand to the army to handle it in their own way. हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारा आग्रह है सरकार को कि आप चूड़ियां उतारिए, कुछ करके दिखाइए। देश प्रभावी रूप से इसका उत्तर पहले भी दिया है और जब सेना ने स्पष्ट कहा है कि इसका उचित और प्रामाणिक उत्तर दिया जाएगा तो हमें सेना के साहस पर विश्वास करना चाहिए। मुझे याद है कि जब हेमराज का सर कटा था, आपको याद होगा, तो सुषमा जी ने क्या कहा था? 1 से बदले 10। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं 2 के बदले कितने? During my time, it happened 8 years only once. Now it is already 3 times. आज का समय राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। पूरे देश को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। आप हेमराज के घर जाकर देखिए, तब कितना मजमा लगता था और अब उसके परिवार वाले, उनके परिवार वाले बता देंगे कि अब कौन लौटकर दोबारा आया। एंकर नेताओं को लड़ा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि जब तक शहीदों की चिता जल रही है तब तक राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप उस एंकर की भाषा में इस राजनीति की मासूमियत देखिए। यूपीए बनाम एनडीए के समय में आतंकवादी हमलों और जवाबी कार्रवाई के आंकड़े उभर आए हैं। दोनों सरकारों में तुलना हो रही है कि कौन बेहतर था। 2011 से 13 के बीच यूपीए के समय 270 बार सीज फायर का उल्लंघन
उल्लंघन हुआ। 2014 से 16 के बीच एनडीए के समय 349 बार उल्लंघन हुआ। 2011 से 13 के बीच सीज फायर में यूपीए के समय 17 जवान शहीद हुए और इन 2 सालों में 14 से 16 के बीच एनडीए के समय 27 सुरक्षा बल शहीद हुए। इस तरह आतंकवादी हमले में 2011 से 13 के बीच 108 सैनिक शहीद हुए, जबकि एनडीए के समय 14 से 16 के बीच 180। ये आंकड़े साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के हैं। हाल ही में कुपवाड़ा में एक सैन्य शिविर पर आतंकी हमला हुआ। कैप्टन आयुष यादव और 2 जवान शहीद हुए। आतंकवादियों ने बैंक की कैश वैन पर हमला भी किया और 50 लाख रुपए लूटे और जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जवानों को भी मार दिया। तब इस तरह का उबाल क्यों नहीं आया? जम्मू कश्मीर के हालात ये हैं कि अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग को 70,000 सुरक्षा बल की मांग करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए तो करीब इतने ही वोट पड़े थे। सोचिए, उसमें 90,000 के करीब वोट पड़े थे। अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव रद्द हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोहरा ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गवर्नर वोहरा ने गृहमंत्री को आश्वासन दिया है कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। करीब 10 दिन पहले घाटी के हालात पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने भी हालात जल्दी सुधरने की बात की है। सोमवार को भी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल के अलावा आईबी चीफ, सीआरपीएफ के डीजी और गृह सचिव भी शामिल थे। पाकिस्तान क्या भारत को उकसा रहा है? हाल ही में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा ने सीमा का दौरा किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में चल रही गतिविधियों को पाकिस्तान राजनीतिक समर्थन देगा। क्या नवाज शरीफ की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है? तुर्की के राष्ट्रपति भारत दौरे पर जिस वक्त प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, उसी वक्त के आसपास सर काटने की यह खबर आई। मुझे पता है कि अभी बम, बारूद और बदला जैसे जुमलों के अलावा किसी और लहजे में सुनने का लोगों का मूड नहीं है और एंकरों का भी नहीं है। फिर भी हम अजय शुक्ला और सुशांत सरीन के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि उनके जायज गुस्से के अलावा सरकार को क्या करना चाहिए था जो वो नहीं कर पा रही है। अगर सरकार को हमला करना ही चाहिए तो उसे तुरंत टीवी एंकरों को विश्वास में लेकर फैसला कर लेना चाहिए। बातचीत की बात करने वालों के बहाने नहीं बनाने चाहिए। वैसे भी बहुमत में वो नहीं है जो बातचीत की बात करते हैं। उनकी संख्या इतनी है कि वे पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते। इसलिए हम बातचीत करेंगे प्राइम टाइम में और एंकरों से भी कहेंगे कि घेरना है तो सरकार को घेरिए, बातचीत की बात करने वालों को घेर कर क्या फायदा। हमारे साथ अजय शुक्ला हैं, सुशांत हैं। अजय, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि भाषा से मुझे तकलीफ होती है और खुद भी कई बार इन्हीं मसलों पर बहस करते करते कई बार लगता है कि अब वो सब बातें बेकार हो गई हैं, मतलब उनकी चर्चा हो चुकी है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जब ये खबर आई कि 2 सैनिकों के साथ ऐसा हुआ है, तो क्या आप भी ज्यादा भड़के अपनी सरकार या सेना को लेकर आप हतोत्साहित हुए कि वो उसे जो करना चाहिए वो कर नहीं रही है? नहीं, देखिए, मैं तो एक एनालिस्ट के तौर पे जो है इन चीज़ों को देखता हूँ, ध्यान देता हूँ। और मुझे जो पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि पिछले साल जब उड़ी के ऊपर जो हमला हुआ था, जब 17 जवान मारे गए थे, उसके बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर। वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का फायदा क्या हुआ? क्या असर हुआ उन स्ट्राइक्स का? अगर कुछ महीनों बाद वही बात हो रही है, जवानों के शवों के सर काटे जा रहे हैं, तो फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो लेसन हम पढ़ाना चाहते थे पाकिस्तान को, वो लेसन पाकिस्तान तक पहुंचा है कि नहीं? अगर नहीं पहुंचा है तो क्या प्रॉब्लम था? क्या हमने ज्यादा जो है जो है दरिया दिली दिखा दी उनको? हाँ, क्या हमने जो है, अगर हमें उन पे रहम नहीं बरतनी दिखानी चाहिए थी उनके प्रति, तो क्या करते हैं? यही बात है कि रहम खाना या ज्यादा तगड़ा मैसेज पढ़ाना, इन दोनों के बीच में जो तुलना करना होता है वो बहुत मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए। कितना जोर लगाया जाए, कितने दम के साथ हमला किया जाए पाकिस्तान के ऊपर? अगर ज्यादा जोर लगाया जाए तो पाकिस्तान का जवाबी हमला भी आएगा। वो एस्केलेटरी स्पाइरल जिसे बोलते हैं, मामला गंभीर होता जाता है, एक दूसरे के ऊपर हमला बढ़ते जाते हैं। कई लोग इस तरह के हैं कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, युद्ध हो ही जाना चाहिए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे युद्ध तक पहुंचना एक मतलब बात वही है। भाषा है कि उसी तरह से घुसकर लाहौर तक पहुंच जाना चाहिए। जिस रवीश, जो लोग बॉर्डर से जितना दूर रहते हैं उतना ज्यादा वो चाहते हैं कि युद्ध हो जाए। जो बॉर्डर के नजदीक रहते हैं
और जो सैनिक जो बॉर्डर पे काम करते हैं और जो युद्ध लड़ेंगे, वो बड़ी गंभीरता और सोच के साथ जो है इन बातों पे नजर अपनी डालते हैं। जो जितने दूर हैं, यहाँ पे आप कानपुर के लाइन को क्रॉस कीजिए, सब शेर बने हुए हैं, युद्ध होना चाहिए। युद्ध जब होगा भारत और पाकिस्तान का, तो सबकी कैलकुलेशन है, ये हमारे मिलिट्री प्लानर्स की कैलकुलेशन है कि पाकिस्तान जल्दी ये थ्रेट पेश किया करेगा कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी में कई लोग सोचते क्या हैं कि जो हम इसकी लोग चिंता युद्ध क्यों करना करें? चाह रहे हैं वो न्यूक्लियर युद्ध के लिए भी तैयार हैं। वो क्या लाखों लोग वो शायद मारे हो जाने सकता के है लिए? कि वो तैयार हों न्यूक्लियर युद्ध के लिए। अब देखिए, न्यूक्लियर युद्ध के लिए वो बेशक तैयार हैं, लेकिन और हमारे मिलिट्री प्लानर्स तैयार नहीं हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तैयार नहीं हैं, और जितने भी अकलमंद लोग हैं वो तैयार सुशांत नहीं की हैं। ओर जाने के लिए पहले मैं अजय भाई फिर भी मौका देना चाहता हूं उन लोगों को जिन तक आप लोगों का लेख नहीं पहुंचता है, या उन पे इतनी सुविधा नहीं है कि जीवन में पढ़ें और लिखें, जो भी है वो अपने तरीके से सोचते हैं। वो एक हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं कि एक जवान का वो नहीं देख पा रहे हैं कि सर काटा गया है। उन्हें लगता है कि हम किस तरह के मुल्क हैं जो हम उसको सबक नहीं सिखा सकते, उसको जवाब नहीं दे सकते। वो नहीं देख पा रहे हैं, मतलब एक जवान के साथ ऐसा हुआ। ऐसे भी बहुत लोग हैं ईमानदारी से जिन्हें ये उसके जो भी इन दो जवानों के साथ हुआ है उनसे देखा नहीं जा रहा है। वैसे तो कोई भी जो है सिपाही हो, कोई भी जो है सैनिक हो, कोई भी जो है देश प्रेमी हो, वो अपने जवान का सिर कटा हुआ या बर्दाश्त नहीं ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ, ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बातें करते हैं, विचार करते हैं, सोच करते हैं, तो उस टाइम पे मर्दानगी और जो है माचो जो आपकी सोच है, और हम उनको दिखा देंगे और उनको पढ़ा देंगे और हम उनको काट देंगे और एक के बदले 10 सिर काटने चाहिए, अगर इस सोच के साथ ऐसे मामलों पे जो है निगरानी हो सरकार की, या इस बेसिस पे वो अपना कैलकुलेशन फैसला करे, तो मेरे ख्याल में वो जिम्मेवार लीडर्स नहीं होंगे, फिर तो वो जो आम जनता है उन्हीं की तरह वो सोच कर रहे हैं। सुशांत हमारे साथ हैं। सुशांत, एक सर्जिकल स्ट्राइक के समय एक पैमाना बना था कि एक कड़ा संदेश दे दिया गया। उससे पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी और ये भी माहौल बनाया गया कि इस पर किसी तरह का सवाल नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी वो एक पैमाना था। पर उस पैमाने को अगर बेंचमार्क मान लें तो इस घटना के बाद तुरंत क्या सरकार को करना चाहिए था? क्या हम ये सरकार से ये उम्मीद करना, गुस्सा जाहिर करना ठीक बात समझ में आती है कि उसे फिर से वैसा करना, क्या इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान दोबारा तिबारा नहीं करेगा? और अगर ये गारंटी नहीं है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिर सरकार को या सेना को क्या करना चाहिए जिससे ऐसे लोगों में संतोष हो कि हाँ, उसकी सरकार चुप नहीं रहती है। देखिए, एक तो सरकार चुप नहीं रहती, या बोलना चाहिए कि फौज चुप नहीं रहती। अजय आपके साथ बैठे हुए हैं, ये बेहतर जानते हैं कि फौज की तरफ से एक प्रतिक्रिया जरूर आएगी। वो कब आएगी ये देखना पड़ेगा, और किस लेवल की होगी ये भी देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं कल ये वजाहत करनी बड़ी जरूरी है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, और मैं मानता हूं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, और जिस स्केल पे हुई थी वो शायद पहले नहीं हुई, लेकिन टैक्टिकल लेवल पे पहले भी इस तरीके की स्ट्राइक्स हुई हैं। लेकिन कोई भी संजीदा एनालिस्ट ये नहीं मानता था कि ये कोई जादू की गोली है, और क्योंकि एक बारी आपने चला दी इसके बाद आगे से गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, आप जो आपका सवाल है कि आप क्या करें कि आगे से ये ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, उसका स्केल आपको जज करना पड़ेगा। और अजय की बात ये ठीक है कि उस पर आप कितना उसको कैलिब्रेट करेंगे, किस लेवल तक लेके जाएंगे, ये एक संजीदा कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये करनी पड़ेगी आपको। एक और चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि प्रतिक्रिया और एक खुले युद्ध में बहुत बहुत डिस्टेंस होता है। तो सिर्फ ये मान लेना कि क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक दुस्साहस उन्होंने दिखाया और इस तरीके की कायरपंती वाली काम किया, तो उस पे अब हम सीधा युद्ध पे जाएंगे, मेरे ख्याल
बिल्कुल बेवकूफा बात होगी। इशू इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हुआ है इसका आपने रिस्पॉन्स देना है। वो रिस्पॉन्स क्या होगा? वो 4, 5, 6 शायद चीजें हैं जो आपके मेन्यू पे हो सकती हैं, जो आपको शायद करनी पड़ेंगी। लेकिन ये मान लेना कि देखिए क्योंकि इससे एस्केलेशन होगी, पाकिस्तान की तरफ से एक जवाब आएगा। और जहां पर मैं अजय से थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एस्केलेशन लैडर पे गए तो न्यूक्लियर एस्पेक्ट आ जाएगा। देखिए यही पाकिस्तान की नीति रही है कि भारत को ये दिखाया जाए कि देखिए अगर आपने ये किया तो हम न्यूक्लियर चला देंगे। अगर भारत को एक चीज संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि हालात काबू से बाहर ना हो, तो क्या यही चीज पाकिस्तान को सोचने की जरूरत नहीं है? ये कहां लिखा है कि ये जो जिम्मेदारी है ये केवल भारत की है कि हालात काबू से बाहर ना हो, और पाकिस्तान के पास एक खुला छूट है कि वो जो करना चाहे वो कर ले, और फिर भारत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको इसीलिए डील तो करेगा। शायद हालात टालने की बात। लेकिन ये जो इक्वेशन है, हाँ ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए। इसको हाँ। बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप हरदम रिस्पॉन्स ही करेंगे। आप प्रोएक्टिव कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। और जब तक आपने वो टेम्पलेट चेंज नहीं किया, तब तक ये उम्मीद करना कि इस तरीके के हादसा बार बार नहीं होंगे, मेरे ख्याल वो बेमानी बात मेरे ख्याल से सुशांत आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, ना ही दर्शकों को, कि किसी भी तरफ से अगर परमाणु हमला होता है तो उसके नतीजे क्या होते हैं, वो पीढ़ियों तक जाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब उसको हम रखते हुए आपसे लेकिन यही रवीश वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो कैलकुलेशन मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी करनी चाहिए ना। ये सोचने से पहले कि हम, जैसे बंदर के हाथ में बंदूक होती है, पाकिस्तानी नेता तो उस तरीके से बयान देते हैं परमाणु शस्त्रों के बारे में कि कुछ बात हुई हम परमाणु वो हथियार इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई अगर इसका इस्तेमाल होता है ये मैं तो समझ उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब मैं एक बात सुशांत जानना चाहता हूं, आपके किसी एक डैम पे गिरा दिया तो सारा का सारे पाकिस्तान की धरती जहरीली हो जाएगी। ठीक है, मैं तो आपसे क्या वो ये चाहते हैं, क्या इस तरीके की चीज चाहते हैं? तो ये सोचने की बात है। मैं एक इस पे आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। मैं आपसे एक और बात का एक जवाब चाहता हूं सुशांत, कि लोगों की नाराजगी और जो भाषा की मैं बात कर रहा था कि देखिए अभी कैप्टन आयुष यादव शहीद हुए, उनके साथ 2 जवान सेना की यूनिट पे या कैंप में हमला हुआ, या इस तरह से आसपास कुछ और हमले हुए। हमारा गुस्सा लगता है कि कई बार हम उन चीजों को लेकर सहनशील होते जाते हैं। ये एक बेंचमार्क है जिसको देख के लगता है कि अब हमको युद्ध ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा पूछिएगा जरा। अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि आर्मी कैंप में जो अटैक हुए और अभी कैप्टन आयुष यादव जो शहीद हुए, इस तरह की कई घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो हम उन घटनाओं को सामान्य रूप से लेते चले जाते हैं, उन पर हम इस तरह से नहीं उबल पड़ते हैं कि अभी सरकार को कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये जब घटना आती है तो हम बर्दाश्त के बाहर, हम ये कहने लगते हैं कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये लाइन लोगों के मन में या मीडिया के मन में कहां से कैसे बनती है आपकी नजर में? देखिए शायद और ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, मैं कोई मनोवैज्ञानिक तो नहीं हूं, लेकिन अगर किसी एक तरीके के हादसा ज्यादा हो रहे हो तो शायद एक उदासीनता भी आ जाती है कि यार अब कश्मीर में हालात तो बिगड़ चुके हैं और कई वर्षों से बिगड़ रहे हैं। हम जैसे लोग तो ये कहते थे कि 2011-12 से ये ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन आंकड़े जो थे वो कुछ और बताते थे। तो बहुत लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि कश्मीर में एक और आतंकवाद की लहर आ रही है, लेकिन उस बात को रहने दें। लेकिन शायद एक उदासीनता भी हो जाती है उसमें। लेकिन जब एक इस तरीके का हमला होता है कि जिसमें सैनिकों के ऊपर घात लगा करके हमला, तो चलिए माना जा सकता है कि होता है इस तरीके के एरियाज में, और दोनों तरफ शायद वो होगा। लेकिन जब किसी भी सैनिक की लाश की बेहुरमती होती है, या उसका आप गला सरकलम कर देते हैं, या आप उसके और बॉडी पार्ट्स को काट के बॉडी को म्यूटिलेट करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ऑब्वियसली उससे बहुत डिफरेंट होगा कि मात्र एक टेररिस्ट अटैक हुआ
जिसमें 5 पुलिस वाले और 2 बैंककर्मी मारे गए या 3 सैनिक मारे गए ठीक है। एक हमले में, वो अपनी जगह उसमें गुस्सा भी ठीक है। आता है, जी। एक रोष भी होता है, लेकिन शायद इस तरीके के जब हालात होते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शन, जी। क्योंकि ये एक बर्बरतापूर्ण बर्बरता वाला कदम है या एक ठीक है। एक कदम अजय, उठाया आप गया बता होता है सकते उनकी हैं कि तरफ हम से, बार-बार तो ऑब्वियसली उसका गुस्सा ज्यादा जी, होगा। जब भी इस तरह की घटना का जिक्र करते हैं, जिनीवा कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन की बात करते हैं, तो ये कन्वेंशन क्या करते हैं? मतलब क्या इनकी वहां पे कोई सुनवाई होती है? क्या भारत जाकर वहां लड़ता है? किस तरह से पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा किया है? कभी कोई नतीजा हमारे पक्ष में आया है कभी इस तरह से? नहीं, ये जेनीवा कन्वेंशन जो है ये ले डाउन करता है कि जब युद्ध होता है तो 2 सैनिक, नहीं वो ठीक है, मान लीजिए कि वो परंपरा टूट गई, अभी रक्षा मंत्री भी कह रहे थे, तो फिर इसकी कहीं कोई सुनवाई भी होती है? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं ऐसे विकिपीडिया से निकाल के जीके में कुछ नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हाँ कोई ऐसा बॉडी नहीं है अच्छा। जहां पे आप ये जाके कह सकते हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारे 2 सैनिकों के सर काट दिए गए ठीक है, हैं जी। और ये बिल्कुल अनसिविलाइज्ड काम है, इसका हमें जस्टिस चाहिए। कोई ऐसे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक के बाद अच्छा अभी वक्त है, मुझे लगा कि ब्रेक के बाद और बात करेंगे।